जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और आज हमें जॉइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्वीडन से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट कर डॉक्टर साहब, यौम तकबीर पाकिस्तान में मनाया जा रहा है बड़े जोश और जज्बे से के साथ, जोश और खरोश के साथ जैसे मनाया जाता है। लेकिन अब मैं देख रही थी कि भी ये भी कहा जा रहा है कि अनाउंस किया गया है कि पब्लिक हॉलिडे करार दे दिया गया है इसको, यानी पब्लिक हॉलिडे है, छुट्टी दे दी गई है सबको कि वो बड़े उससे मनाएं। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये कि मेरा तो ख़्याल है ऐसे दिन पर ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन ये आपको पब्लिक हॉलिडे की क्या समझ आ रही है? दूसरा मेरा आपसे सर सवाल ये होगा कि इसकी तो अगर हम थोड़ी-सी हिस्ट्री पर नज़र डालें, जिस तरीके से ये पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर बना, लेकिन उसके बाद तो सर एक मुल्क को बहुत ताकतवर हो जाना चाहिए ना? तो वो तो उल्टा हो गया हिसाब, तो दहशतगर्दी भी बढ़ गई, सब कुछ। हालाँकि फिर तो सबको डर के रहना चाहिए। क्योंकि बार-बार तो ये दबका होता है कि हम एटमी पावर हैं। लेकिन हालात तो उल्टे हो गए। क्या मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ? तो प्लीज़ आप मुझे इसकी तस्दीक कर दीजिए। बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर? सबसे पहले ये जो दिन मनाना खुशी के तौर पे और छुट्टी डिक्लेयर कर देना, मेरा नहीं ख़्याल इससे पहले ये छुट्टी हुआ करती थी। तो हुँ, क्योंकि नवाज़ शरीफ के दौर में ये हुआ था, एटमी धमाके, इनके पास और तो कोई अचीवमेंट है नहीं, जबकि इनके पास हुकूमत आई है। तो इनको एक बहाना मिल गया ये शो करने का कि हम ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर दुनिया के सामने शो किया। अ, ये एक हो सकता है, लेकिन छुट्टी देना मतलब इसे अपग्रेड कर दिया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एक बेहूदगी ही मुझे नज़र आती है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो एसोसिएशंस हमारी थी, वो ये थी कि ये जो हैं इंडिया के साथ जो इतने बुरे ताल्लुकात हैं, शायद उनको बेहतर करने में ये रोल प्ले कर सकें। लेकिन उनको तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, उनके भाई को बना दिया। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी हैं। तो लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे भी बात वो ही मनवा ली है जो वो हर हुकूमत से मनवाते हैं, कि हमारा ही एजेंडा चलेगा इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और हमारे पास वो वीटो वीटो पावर्स हैं। दूसरी बात कि एक न्यूक्लियर पावर बनने के बाद क्या हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हाँ जी, अपने एग्रेरियन सेक्टर में या जनरली बिजनेस में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, टेक्नोलॉजी में कोई बहुत बड़ा हमने इकदाम किया है जिसका दुनिया के ऊपर असर हो, तो वहाँ पे तो सब ज़ीरो, 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 ज़ीरो है। अब वो एक चाइनीज़ सैटेलाइट के साथ इन्होंने भी कुछ भेज दिया है, तो क्लेम कर रहे हैं कि हम भी उस मून मिशन के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं। इट्स ऑल राइट। एक मुल्क को शायद इस किस्म की ज़रूरत भी होती है, अपने आप को कुछ ना कुछ तो बताया जाए ना कि हमने ये कर लिया है, वो कर लिया है। हुँ, हुँ। लेकिन इसका टोटल जो असर है वो तो यही है कि लोग कह रहे हैं कि हमें आटा हमारे पास नहीं है, दुकानें हमारी जो हैं वो खाली हैं, खरीदार नहीं है। तो ये काहे की छुट्टी है और ये काहे की इतनी सेलिब्रेशंस हैं? तो ये बेमायनी सी बात है। लेकिन इस हुकूमत के पास जब से ये आई है कोई अचीवमेंट तो है नहीं। तो पहला मौका है कि एक पुराने उस इशू को लेके अपने ज़ुम्मे अपने नाम एक अचीवमेंट लगा दें। तो यही मुझे नज़र आती है, लेकिन इसका कोई सब्सटेंटिव फ़ायदा हो, क्या हाँ। पाकिस्तान ने दुनिया को मनवा लिया हो कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। अभी जो गाज़ा में हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमारे पास तो कोई स्वाय एक बयानबाज़ी के और कुछ भी नहीं है। तो इस न्यूक्लियर पावर से कौन डरता है, मुझे नहीं समझ आती। हिंदुस्तान तो डरता नहीं है, उन्होंने तो कहा है हमारी हमने पाक पाक इंडो पाक जो था ना, ये हाइफेनेटेड रिलेशनशिप वो ख़त्म कर दिया। वी डोंट नीड पाकिस्तान। हम तो एक एशिया पैसिफिक नेशन अपने आप को समझते हैं। तो ना कोई हमसे डरता है और ना हमने कोई उसके साथ-साथ इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल कोई अचीवमेंट साथ-साथ की हैं कि लगे कि एक ऑल राउंड हमने अचीवमेंट का हमारा रिकॉर्ड है।
इसके तो बरक्स है। पाकिस्तान की जो वो है नेशनल डेट, वो हमसे हैंडल नहीं हो रही। और सो ये हालात में इस दिन ये छुट्टी दे देना और बड़ी-बड़ी तकरीरें करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। हुँ, लेकिन ये हुकूमत अगर ये ना करे तो फिर ये क्या करे? इनके पास कुछ और नहीं है दिखाने को। जी। सर उसकी वजह एक और ये भी है ना कि नवाज़ शरीफ उस वक़्त थे वज़ीर-ए-आज़म जिस वक़्त ये हुआ तो ज़ाहिर है कि एग्ज़ैक्टली, वो एक क्रेडिबिलिटी वो उसकी लेते हैं। अच्छा डॉक्टर बिल साहब, क्या इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपके पास एटम बम हो और या फिर आपके पास कशकोल हो। अगर आप एटमी ताकत हैं तो आपके हाथ में कशकोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर देखिए, अगर लोगों को इसका आपकी इस ताकत का इतना डर हो और आप इस वजह से ये बनाएँ कि आपसे सब डरें दुनिया में, तो फिर तो सबको डर के ही कर्ज़ा दे देना चाहिए और कशकोल लेके फिरना ही नहीं चाहिए। आपको तो एक बढ़क लगानी चाहिए तो लोग पैसे की वो कर दें कि भई ये तो न्यूक्लियर पावर है, क्या करें मजबूरी है। लेकिन इससे तो उलट हो रहा है ना, यानी इसका फ़ायदा कि दूसरे को डरा देना तो सर उससे तो कशकोल लेके तो फिर नहीं फिरना चाहिए। लेकिन ये हमारी शायद एक अपना वो क्या कहते हैं, यूनिक है कि हम न्यूक्लियर पावर भी हैं और हम कशकोल लेके दुनिया में फिरते हैं। हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं और दोनों में हम कमाल हैं। ये हमारी ये शायद हमारी एक स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी बन चुकी हुई है कि एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर अपने आप को बनाना मनवाना चाहते हैं दुनिया से, दूसरी तरफ से हम भीख माँगने के लिए हर जगह तैयार हैं, कशकोल हमारे पास है। तो ये भी दुनिया में शायद एक नया मॉडल आ सकता है कि हुँ, दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। हुँ, आप भीख भी माँगे तो आप लोगों को डराएँ भी। कौन हुँ, आपसे डरता है ये तो मुझे समझ नहीं आती, कोई भी नहीं डरता। न्यूसेंस वैल्यू अलबत्ता ज़रूर है किसी के पास न्यूक्लियर वेपन हो। इट हुँ, डज़ हैव ए न्यूक्लियर न्यूसेंस वैल्यू। अब लेकिन न्यूसेंस वैल्यू का फ़ायदा तो कोई नहीं ना हुआ इन सालों में। हुँ, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ की वो जो यौम तकरीब और वो व्हाटएवर ये कहते हैं, उसके हुँ, बाद जो अचीवमेंट थी, वो तो 21 फरवरी 1999 को जब वाजपेयी साहब आए थे और हमने लाहौर एकॉर्ड किया था, ये एक्चुअल अचीवमेंट थी जिसको सैबोटाज किया उस ज़माने के जनरल मुशर्रफ ने और उनके एलाइज़ ने। तो हुँ, जो बेस्ट पीरियड है, वो मेरे ख़्याल से नवाज़ शरीफ साहब का लाहौर एकॉर्ड था कि वाजपेयी साहब आ गए और ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के अमन की तरफ बात हुई। इन्होंने उसको भी सैबोटाज कर दिया। अब ये तो नहीं ना वो सेलिब्रेट कर सकते कि हमने लाहौर एकॉर्ड किया था और देखो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उसे सैबोटाज कर दिया। ये अगर वो करें तो दूसरे दिन इनकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन मेरे ख़्याल से नवाज़ शरीफ की अचीवमेंट जो है वो वाजपेयी साहब का लाहौर आना है और लाहौर एकॉर्ड एग्री करना है। हुँ, ठीक है, उधर से हुँ, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन अपने वो टेक्नोलॉजी का मुज़ाहिरा किया, इधर हमने कर दिया, इक्वल हो गए। इसके हुँ। बाद जो अगला कदम उठाया गया वो तो अमन की तरफ था, तो उसको हमने दफ़न कर दिया आज ये तकरीबें करके। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि इनको कौन एडवाइस करता है या इनकी क्या मजबूरी है हुकूमत में रहने की। अच्छा शायद डॉक्टर हुकूमत साहब में रहने के लिए ये सब कुछ इन्हें करना ही पड़ता है। जी, प्राइवेटली डॉक्टर कुछ साहब और सोचते हो। हाँ जी। जी, जी। डॉक्टर इश्तियाक हम ये देख रहे हैं, आप भी ज़ाहिर है कि ये इसको कैसे देखेंगे कि इंडिया भी एटमी ताकत है, लेकिन उसने अपनी ताकत इकोनॉमी को बनाया और आज देखें वो कहाँ खड़ा है। हुँ, जबकि जो पाकिस्तान है उसने अपनी ताकत एटमी ताकत को ही समझा हमेशा। तो आज देखिए कि वो कहाँ खड़ा है। तो इंडिया तो जीत गया ना फिर, यानी उसने उसने उस चीज़ को अपनी जो थी वो साइड पे रखा, हाँ ठीक है वो बन गया, लेकिन उसने इकोनॉमी की बेस पर तरक्की की है। उसने उसकी बेस पर तरक्की नहीं की। जबकि हम उसी के पीछे लगे रहे। तो हमने तवज्जो नहीं दी। क्या आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं। ये आपने जो एनालिसिस की है कंपैरेटिव बिल्कुल हुँ, 100% दुरुस्त है। उन्होंने वहाँ से जाके हुँ, आगे बढ़ के अपनी इकॉनमी को डेवलप किया और अब आज वो दुनिया की चौथी, 5वीं जो भी है, तीसरी पावर बनने की तरफ कदम उठा रहे हैं। हम जो हैं वो वही कशकोल वाली इकॉनमी है, तो ये ऐसे ही है। सारों के सामने रिज़ल्ट नज़र आता है।
तो ये पता नहीं काहे की सेलिब्रेशंस हो रही हैं और तकरीरें काहे की हो रही हैं। सिवाय हुँ, ये कि एक शोविनिज़्म, जिंगोइज़्म को इन्होंने दोबारा ज़िंदा किया है, तो ठीक है। हुँ। अच्छा सर, मैं देख रही थी इसी के साथ जो कुछ सियासी सूरत-ए-हाल चल रही है, राना हुँ, सनाउल्लाह जो है, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको शेख मुजीबुर रहमान बना दिया जाएगा या वैसा सलूक ना कहीं उनके साथ हो जाए और वगैरह-वगैरह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो वो बांग्लादेश और मशरिकी पाकिस्तान 71 और ये सब कुछ सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है एक। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के हालात जो हैं, वो पैदा होने चाहिए पॉलिटिकल क्राइसिस को रिज़ॉल्व करने के बजाय? अब ये हो रहा है कि अदलिया एक तरफ और फिर खान साहब की पार्टी एक तरफ और दूसरी पार्टियाँ और दूसरी तरफ और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तीसरी तरफ। तो ये जो सारा मिल के ये अब मलगोबा बना है कि वो कह रहे हैं कि ये जो है शेख मुजीबुर रहमान की मिसालें दी जा रही हैं। तो हुँ। सर किसी और वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी मिसाल तो नहीं बनना चाहिए। बात ये है कि सबसे पहले मुझे ये मिसाल की समझ नहीं आई, क्या मतलब अ, मुजीबुर रहमान तो फिर प्रेज़िडेंट वो ज जाके बन गए ना प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के। जी सर, बात यही में यही जो आपको समझ आ रही है यही है। तो क्या फिर कहते हैं इमरान खान के साथ बैकडोर से बातें हो रही हैं, ये हो रही हैं। कुछ दोस्त बता रहे थे कि आज जो केस उनके खिलाफ थे, उनमें शायद उन्हें बरी कर दिया जाता या बेल पे छोड़ देते। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये छुट्टी की गई है। लेकिन अ, हो सकता है ये ही बैकग्राउंड हो और लेकिन कल भी तो कोर्ट्स फिर वो उसी केस में इमरान खान को बेल पे छोड़ सकती हैं या बिल्कुल ही उनको बरी कर सकती हैं। वी डोंट नो। पाकिस्तान में देखें ना लीगल सिस्टम पे कोई एतबार करता है, ना हुँ, कोई बाकी चीज़ों पे एतबार करता है। तो हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और, ये वाली बात है हमारी। हुँ। हुँ, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम कर रहे हैं कि जनाब ये एटमी ताकत बन गया पाकिस्तान और अब उसमें जितनी बड़ी दुनिया की सुपर पावर्स यानी कुछ बड़ी ताकतें हैं, वो बड़े कंट्रीज़ हैं हर तरीके से सिर्फ नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के जिनके पास ये ताकत है लेकिन वो इकोनॉमी जो है और बाकी हालात बहुत ही खराब और बुरे हैं, 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं। लेकिन सर जो भुट्टो ने कहा था कि घास खाएँगे, लेकिन जो है हम बम बनाएँगे। तो होना तो ये चाहिए था सर कि घास-वास खा ली और चलें बना ली तो लेकिन उसके बाद सारी ज़िंदगी हमेशा ही घास खाते रहेंगे क्योंकि अभी भी घास खा रहे हैं। तो हालात तो सर वो कुछ इसका मतलब है कि बस ये सोच लिया गया था तो वही पैराडाइम जो है वही चल रहा है, कोई शिफ्ट नहीं आया। नहीं कोई शिफ्ट नहीं आया, पैराडाइम वही चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल मुनासिब डिस्क्रिप्शन है। ये घास खाने वाली बात उन्होंने तो की थी ना एक नारे के तौर पे, लेकिन ये हकीकत अच्छा, बन चुकी हुई है। हाँ, अच्छा। हकीकत बन चुकी हुई है। हाँ जी, क्योंकि घास खा रहे हैं आम आदमी, जो हमारी रूलिंग क्लास है उनकी तो मौजें ही मौजें हैं। हुँ, उनकी दौलत अपनी जगह कायम है क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर ले गए हुए हैं। हुँ। हाँ जी, जी। तो उनको कोई सज़ा भी मिलती है तो वो छुड़ा लेते हैं अपने आप को। हुँ, इमरान खान को अलबत्ता पकड़ा हुआ है और बाकी लोग जो हैं वो तो जिन पे केस बने होते हैं वो भी विथड्रॉ हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में इसी किस्म की वो क्या कहते हैं हरकतें होती रहती हैं। हुँ। तो वही पैराडाइम चल रहा है, एब्सोल्युटली नो चेंज। तो डॉक्टर साहब ये जो हम ये तो एक ये डर रहता है ना जिस तरह आप भी कई दफ़ा प्रोग्राम्स में बता चुके हैं, आपने किताबों में भी लिख डाला ये सब कुछ, कि जो एक ये एटमी ताकत बनने की भी बड़ी वजह यही थी कि ये एक कि भई इंडिया साथ है, बड़ी ताकत साथ है, वो कहीं हमला कर दिया उसने, कुछ ऐसा हो गया तो हमारे पास भी जवाब देने के लिए हो। लेकिन आप ही बताते हैं कि जितनी भी जंगें हुई तो वो तो उस तरफ से हुई नहीं, वो तो उस तरफ से हुई, पाकिस्तान ने की। तो फिर ये डर क्यों था? यानी जब जंगें ही सारी इस तरफ से हुई तो फिर ये खौफ क्यों था? खौफ तो उनको होना चाहिए था सर। अब वंस अगेन दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग। मैं अच्छा। जब 2009 में जब मैं गैरिसन स्टेट किताब पे रिसर्च कर रहा था, तो मुझे मौका मिला वॉशिंगटन डीसी जाने का। हुँ, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान एक्सपर्ट है ना, ये वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए, जी, उनसे मुलाकात हुई इंक्लूडिंग क्रिस्टीन फेयर। तो अच्छा। क्रिस्टीन फेयर ने भी ये कहा और बाकियों ने ये कहा कि जब हम
पाकिस्तानी जनरल्स के साथ या अफ़सर के साथ बात करते थे, तो वो कहते थे जी, एक मुसलमान जो है वो 8 या पता नहीं 10 हिंदुओं के बराबर उतना ही ताकतवर होता है। तो हमें ये भी एक होगा कि हम हमला करेंगे तो इंडिया डर जाएगा या पता नहीं क्या कर देगा। हुँ, हुँ, लेकिन वो हो नहीं सका, क्योंकि वो जंग का जो स्टाइल था ना, हुँ, अ, प्री मॉडर्न जो था वो, और वो घोड़ों पे तेज़ी से मूव करना, बेहतर ये वो क्या कहते हैं हथियार लेके ही आए थे सेंट्रल एशिया से, हुँ, तो ये यहाँ पे कामयाब हो गए। अब ये जो आर्मी है पाकिस्तान और इंडिया की, ये एक ही आर्मी थी और बर्तानिया ने इसको ट्रेन किया हुआ है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ वो पहले उनका जो क्लासिकल था कि सिर्फ़ क्षत्रिय लड़ते थे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसमें जाट भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें और कई लोग हैं, तो उन्होंने नेशनल आर्मी अपनी बना ली हुई है। तो वो एक मज़बूत आर्मी है, वेल ट्रेन्ड है और वो हर वक़्त तैयार है। जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी भी उस तरह ही ट्रेन्ड है। हुँ, तो 1 टू 1 दोनों एक ही किस्म की फ़ौजें हैं, एक ही किस्म की टेक्नीक्स हैं, और जब ये लड़ते हैं तो कुछ एरिया में वो आगे आ जाते हैं, कुछ में हम आगे चले जाते हैं और बात वहाँ पे रुक जाती है। तो जितनी भी जंगें हुई हैं वो यहाँ पे रुक गई हैं ना, स्टेलमेट हो गई हैं। ठीक। जंगें हमने शुरू की थी कश्मीर को हासिल करने के लिए, उसमें हम फ़ेल हुए हैं। हुँ, 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 47-48 में, 65 में भी। 71 में भी चलो वजह ही कुछ और थी कि ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा था, हुँ, तो फिर हमने हमला किया। लेकिन उसका फिर जवाब इंडिया ने जब दिया तो हम चुप हो गए। मुझे याद है इंडियन जेट जो हैं वो लाहौर के ऊपर 20-20 मिनट एनसर्कल करते थे अपना टारगेट ढूँढने के लिए 71 में, क्योंकि हमारे स एयर फ़ोर्स को ग्राउंड कर दिया गया था। उसके अंदर बंगाली पायलट्स होते थे और उन पे एतबार नहीं थे करते अब पाकिस्तानी। तो वी वर नॉट एबल टू मीट द इंडियंस इन द एयर, तो करें क्या हम? हुँ, तो ये वो जंग भी हम हार गए और बुरी तरह हारे वो, तो फिर हमें सरेंडर भी करना पड़ा ना। इससे ज़्यादा एक नेशनल ह्यूमिलिएशन तो कोई और नहीं हो सकती जो हमारी हुई 16 दिसंबर को 1971 में ढाका हुँ, के अंदर। लेकिन ठीक। बजाय इन चीज़ों को मानने से और उनको उनसे सीखने के, हुँ, हमने वो सारा एक एक्सट्रीमिज़्म, फ़नेटिसिज़्म, शोविनिज़्म की तरफ एक अपनी सोच बना ली, लेकिन उससे फ़ायदा कोई नहीं हुआ, नथिंग। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा सर इसी टॉपिक पर कि इससे क्या आप समझते हैं ये जो बात कही जाती है कि पाकिस्तान की जो तज़वीराती गहराई है, स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, एक तो उसकी बड़ी बात की जाती है, जो जियोग्राफी है जहाँ पर वो मौजूद है उसकी बड़ी बात की जाती है, इस वजह से बड़ी इम्पोर्टेंस है। लेकिन ज़ाहिर है कि एक न्यूक्लियर पावर होने की वजह से कि अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं हुँ। मतलब ज़ाहिर है कि कुछ कंट्रीज़ को ज़रूरत भी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, अब हम उसमें गहराई में लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि इस वजह से एक अहमियत जो है कुछ कंट्रीज़ के सामने वो है। क्या आप समझते हैं? मतलब इसको इलैबोरेट करना चाहेंगे सर? जी, पहले तो बहुत ज़्यादा थी कोल्ड वॉर के दौरान, अच्छा। और अमेरिका ने तो यहाँ पे बड्डा बेर जो पेशावर के बाहर है, यहाँ पे अपना वो यहाँ से जहाज़ उड़ता था उनका यू-2, जो सोवियत यूनियन पे जाके तो वो कलेक्ट करता था इंटेलिजेंस। तो मुझे याद है फिर सोवियत यूनियन ने शूट डाउन कर लिया एक यू-2 को, और अमेरिकन पायलट गैरी पावर्स को कैप्चर भी कर लिया था। उसके बाद सोवियत यूनियन ने कहा था कि पाकिस्तान को बाज़ आ जाओ, वरना ये पेशावर भी नहीं रहेगा, हम उड़ा देंगे इसको। तो फिर उसमें थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा। तो उस ज़माने में तो बहुत थी। फिर अफ़गान जिहाद के दौरान भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी। हाँ जी, सोवियत यूनियन को कन्फ्रंट करने के लिए। हुँ, तो वो सारी फ़ेज़ेज़ अब तकरीबन ओवर हो चुकी हुई हैं। हुँ, अलबत्ता ये चाइना का जो है बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम को कन्फ्रंट करने के लिए फिर पाकिस्तान के ऊपर असर जो है वो सिल्क रोड वाला जो रूट है, ये इस किस्म की चीज़ें अभी भी पाकिस्तान के हक में एक ज जाती है
इसकी कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की अभी भी है। वैसे नहीं है जिस तरह पहले होती थी कोल्ड वॉर के दौरान, लेकिन अभी तक है। लेकिन अब ये कंटेस्टेड हो गई है ना, चीन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, किसका असर ज्यादा होगा। लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात है, वो तो एक नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट थी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट रशिया से आया था। जब उन्होंने हम्म नेपोलियन की आर्मी को आने दिया, कोई 1200 किलोमीटर जब ये आ गए और वहां पे रशियन विंटर आया जिसमें लोग जम जाते हैं, तब रशियंस ने इनको एनसर्कल करके नेपोलियन को हराया था। इसी तरह नाज़ी जर्मनी को अ, बाद में सोवियत यूनियन ने आने दिया और बाद में फिर एनसर्कल करके उनको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन हमारे जो मेन शहर हैं लाहौर, सियालकोट, ये वो तो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो आपके शहरों के आगे होती है, पीछे नहीं होती। मॉस्को से आगे थी ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ, मॉस्को के पीछे नहीं थी। हम्म तो हमें इस कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करते हुए कोई अकल का मुज़ाहिरा हमने नहीं किया। ये बेहुदा एक किस्म का कॉन्सेप्ट था कि अफ़गानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। भई आपके शहर तो वहीं रहेंगे, और अफ़गानिस्तान कभी पाकिस्तान का वैसे वो एक बैकयार्ड नहीं बन सका। अफ़गान जो हैं, वो पाकिस्तान को हमेशा अपोज़ ही करते रहे हैं। और हम्म मैंने रिसेंटली अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि 1947 में जो अफ़गान उस ज़माने के किंग थे, शाह महमूद खान, वो इंडिया आए हुए थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने लंच किया था उनके लिए, और मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था कि आप भी आएँ। तो जिन्ना साहब ने कह दिया था कि इफ हिज मैजेस्टी वांट्स टू मीट मी ही कैन कम टू माय होम। तो ज़ाहिर है अफ़गान उसी दिन से पाकिस्तान के एक मुखालिफ तो हो गए होंगे ना, कि उनके बादशाह के साथ ऐसा बिहेवियर किया। और 47 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो अफ़गानिस्तान इज़ द ओनली कंट्री व्हिच वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान। आपको पता है, बाद में खैर फिर वो ठीक हो गए हालात जैसे भी हैं। लेकिन कभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की कोई क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं हुए। उस दौर में नहीं हुए जब हम हमारे पाले हुए तालिबान जो हैं, वो भी हुकूमत करते रहे। हमने बहुत उनके सामने जाके मिन्नतें की कि आप डूरेंट लाइन को ना इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें। लेकिन इन तालिबान ने भी उस ज़माने में नहीं माना जब ये हमारे पे डिपेंडेंट थे। तो अब तो आप देख ही लें, बिल्कुल एक माहौल ही और हो गया है। तो ठीक है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ वाला नॉनसेंस था। अ अ, सो दैट्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें, आपके पास टाइम है तो एक और सवाल मेरे ज़हन में है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ अभी, क्योंकि आपने जी, बात की। जी। सर, अभी आपने बात की ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एरोगेंस दिखाई और उनको इस तरीके से उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ उठ के। हम नहीं, ये देखे। मोहम्मद अली जिन्ना ने। अच्छा, रे मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो इसका मतलब है सर ये मिस्ट्री। 1947 की जी, बात ठीक है, है। 47 ठीक है। की। जी, जी, ठीक है। जी। जी, जी। जिन्ना साहब ने ये एरोगेंस एक यानी इस तरीके से उनको जवाब दिया। अच्छा, हमने ये देखा कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उन्होंने भी जो यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ पर कुछ पेपर्स एक दफ़ा फाड़े। अच्छा, उसको सब बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करते रहे। हम भी बचपन से ये पढ़ते और देखते चले आ रहे हैं कि ये हुआ था और ये वाह-वाह कमाल कर दिया, बड़ा ज़बरदस्ती। लेकिन सर, अब जब थोड़ी-सी अकल आने के बाद मसलन ये कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एरोगेंस ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर सही नहीं थी, ये तो एक फ़िल्मी जज़्बाती सीन लगता है। हो सकता है मैं अपने उस पे कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो है वो इज़राइल के एम्बेसडर ने भी वहाँ पे खड़े होके उसका चार्टर फाड़ दिया, बाकायदा वो मशीन लेके आया, उसके अंदर टुकड़े-टुकड़े कर दिए, तो वो भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी बहुत इम्प्रेसिव। तो क्या आप समझते हैं कि भुट्टो का वो कागज़ फाड़ना असेंबली में वो एक जज़्बाती और एक थोड़ा-सा जिसे कहते हैं बचकाना या वो सीन था, या आप समझते हैं कि नहीं वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी, बड़ा उस उन्होंने किया? सर प्लीज़ ज़रा मुझे बताइए ये, मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सही नहीं था। उस ज़माने में जब हमने देखा था, तो जो इम्प्रेशन आपका है वही मेरा था कि यार बड़ा भुट्टो ने अपने आप को दिखाया है। हाँ। लेकिन सुल्तान मोहम्मद खान जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे कई मुल्कों में, ख़ास तौर पे चाइना में, वो कहते हैं मैं भी उसी डेलीगेशन में था। तो भुट्टो साहब को ने पहले ये अयूब खान ने बता दिया था कि हम सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं। तो भुट्टो न्यू एवरीथिंग, लेकिन
भुट्टो के ज़हन में था कि अयूब खान को अब डाउनग्रेड करो, अपस्टेज करो और अपने आप को प्रोजेक्ट करो कि अयूब खान इज़ एग्रीड टू द सीज़फायर नॉट मी। तो ये एक सिर्फ़ ड्रामा था। भुट्टो हम्म। साहब बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े, इसमें कोई शक नहीं है। मैसेज को जो वो ही कुड वो क्या कहते हैं असर उनका बहुत था। मैंने उनके जलसों में जाके देखा है। लोग बिल्कुल उनके जिस तरह सुना है ना अब इमरान खान के लोग आ जाते हैं ना, एक कल्ट बन जाता है, इस तरह भुट्टो साहब का भी था। हम्म। तो ये उस ज़माने में ये एक वो एग्ज़िबिशन भुट्टो साहब ने की थी कि मैं तो नहीं मानता, ये मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट मान रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुल्तान मोहम्मद खान, ही हैड एग्रीड एंड इट वाज़ क्लियर कि हमको सीज़ फायर ही करनी है। लेकिन वहाँ पे इन्होंने ये ड्रामा कर दिया। सो ये है उसकी बैकग्राउंड। ठीक, जी सर। सर मैं तो ये समझती हूँ कि एक जो बड़ा डिप्लोमेट या बड़ा पॉलिटिशियन या जो एम्बेसडर प्राइम वो तो ये होता है कि उसको मतलब कि आप कन्विंस कर सकें, लेकिन आप इस तरीके से ये जो स्टाइल है, वो वैसे तो बचपन से अभी तक आइडियलाइज़ किया जाता रहा है, लेकिन अब समझ आ रही है कि नहीं, ये तो एक बड़े डिप्लोमेट की काम ये नहीं है, ये स्टाइल नहीं है। नहीं, वो हमारे लीडर ऐसे ही थे, जी, हमेशा। हाँ जी, जी, हाँ जी। जी। जी, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।